दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की राजनीति को लेकर दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर। पहली घटना है 13 तारीख से सभी जानते हैं कि उपचुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी कमर को बहुत अच्छे से इस बार कस रखा है, क्योंकि 4 सीटों को बचाने की कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को। ये केवल सीटों का मामला नहीं है, बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिष्ठा पर भी असर डालने वाला है। दूसरी घटना में एक रशियन नागरिक के विवाद से सत्ताधारी पार्टी के एक नेता के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। सीसीटीवी फुटेज में कैद इस नेता की हरकत ने राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या ये घटनाएं कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकती है? आइए इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं प्रमोद गोस्वामी जी, जो राजस्थान से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं पहला सवाल आपसे यही, कांग्रेस को उपचुनावों में अपनी 4 सीटों को बचाने में किन किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और वो 4 सीटें कौन सी हैं? देखिए रोमा जी, जो राजस्थान की जो स्थिति है, जो 4 बाई इलेक्शन होने हैं, वहां कांग्रेस की अंदरूनी जो गुटबाजी है वो भी एक वहां कांग्रेस के लिए एक समस्या का विषय बना हुआ है। और जैसा कि वसुंधरा जी, उनके बारे में तो कहीं कोई चीज छिपी ही नहीं है कि उनके क्या रिश्ते तल्ख केंद्रीय नेतृत्व से रहे हैं। तो इधर गहलोत साहब वो पूरी तरीके से उसमें है कि जो हमारी ये सीटें हैं, जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, जो लोकसभा में जो जीत गए हैं प्रत्याशी, उससे जो रिक्त हुई हैं, उसकी वजह से वो वहां चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दमखम से लगेगी, उसकी सरकार भी है, वो ये चाहती है कि इसमें से हम डेंट कर दें और कांग्रेस को वहां नुकसान पहुंचे। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें अगर वसुंधरा जी को जो साधने की बात हुई और वसुंधरा जी अगर तटस्थ भी रही तो शायद कांग्रेस को अपनी सीटें बचाने में कुछ राहत मिल जाएगी। और अगर वसुंधरा जी का जो एक तल्ख तेवर है, या जो उनका एक जिस ढंग से वो मोटरसाइकिल से भी प्रचार करने लगी हैं, घूमने लगी हैं, ये सारी चीजें जो देखने में और सुनने में आ रही हैं, और जो उनके रिश्ते तल्ख बने हुए हैं, अब अध्यक्ष होने की भी बात चल रही है कि उनको चर्चा में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी आ रही है। तो अब ये देखने की बात होगी कि आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन वसुंधरा जी की नाराजगी अगर बनी रही, अगर उसको नहीं, पार्टी के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा हो सकती है। जी सर, भाजपा के एक नेता ने एक बयान दिया है, हमारे पास खोने के लिए क्या है। इस बयान पर आपकी क्या राय है? नहीं रोमा जी, ये बात सही है, क्योंकि ये चारों सीटें कांग्रेस की हैं, तो वो बीजेपी का तो स्टेक पर कुछ भी नहीं है। ये बात सही है, कांग्रेस का ही स्टेक पर है। और कांग्रेस को अपनी ये जो पहले जीती हुई की जो ये रिक्त हो गई है, उसको बचाने के जद्दोजहद कांग्रेस के ऊपर है। और कांग्रेस में भी वहां कहीं ना कहीं आपस की गुटबाजी रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो गहलोत जी और उनमें उसके बीच में जो है वो थोड़े रिश्ते ठीक हुए थे, हाईकमान ने लोकसभा में तो ठीक करा लिए थे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से जो स्थितियां हैं या जो स्थितियां चल रही हैं, उसमें निश्चित रूप से उनको ये तो करना पड़ेगा कि वो आपसी तालमेल से अगर नहीं लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो ऐसी स्थिति में वो पूरी कोशिश करेगी कि उनकी कमजोर नसों को दबाया जाए और उनसे ये सीटें हासिल कर ली जाए। जी सर, वंशवाद को लेकर तो हमेशा ही कांग्रेस पार्टी चर्चाओं में रही है। वंशवाद की समस्या ने कांग्रेस के उम्मीदवार चयन में कितनी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं? क्या उन्होंने अभी डिसाइड कर दिया है किसको टिकट दिया जाएगा, या वंशवाद इनके ऊपर फिर से हावी रहेगा इस बार भी? देखिए रोमा जी, अब वंशवाद की बात कहना कि कांग्रेस में है, मुझे लगता है कि ये बेमानी होगा। अब सारे राजनीतिक दलों में वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद, ये सारी चीजें ये सत्ता में आने के, टिकट के वितरण के ये सारे पैमाने बन गए हैं। अब न केवल कांग्रेस में ये हालात हैं, आप भाजपा की भी यही स्थिति है।
बाकी और दलों की भी, सभी राजनीतिक दलों की यही स्थिति है। अब राजनीति में अब सत्ता कैसे हासिल की जाए, उसके लिए कोई भी पैमाने उसको वो अपनाने के लिए तैयार हैं, या उसके लिए कहीं भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा जातिगत राजनीति का प्रतिरोध करती रही है, प्रतिवाद करती रही है। लेकिन आप देखिए हरियाणा के चुनाव में भी उन्होंने जातिगत समीकरणों को साधा, और जातिगत समीकरणों को साधने के बाद उन्होंने वहां जो लग रहा था कि आपकी वापसी मुश्किल होगी, लेकिन वो सत्ता में वापस आई तीसरी बार। तो वो जातिगत समीकरण साधे। उत्तर प्रदेश में भी जो 10 बाई इलेक्शन होने हैं, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी इसी प्रयास में है कि जातिगत समीकरणों को कैसे साधा जाए, उसी आधार पर टिकटों का वितरण किया जाए। और इधर समाजवादी पार्टी ने भी पीडीए की बात, पीडीए बना दिया है जो जातिगत समीकरणों के आधार पर है। तो अगर वहां पर वंशवाद की बात अगर कांग्रेस कर रही है या उनको देख रही है, तो ये देखने की सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के लिए भी या अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी कि कौन प्रत्याशी जीत सकता है, या कौन आर्थिक रूप से सक्षम है, कौन वहां पर दमदारी से लड़ सकता है। या मतलब अब तो ये भी अगर कहा जाए तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा कि अब चुनाव जो है वो बाहुबली और धनबल, बाहुबल और धनबल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव जीतने के लिए, प्रत्याशी के चयन के ये मुख्य आधार हो गए हैं। पहले तो ये हुआ करता था कि भाई उसका सामाजिक स्थिति क्या है, उसके लोगों में उसकी कितनी पकड़ है। अब जातिगत पकड़ का आधार आ गया कि वहां के जातिगत समीकरण क्या है, तो जातिगत समीकरण प्लस उसकी आर्थिक हैसियत क्या है, प्लस वो कितना दबंग है, ये अब जब टिकट के वितरण का या टिकट के देने का आधार हो गया है, तो अब फिर वंशवाद, परिवारवाद, इनका कोई माने नहीं है, ये मीनिंगलेस हो गए हैं। जी, मतलब प्रॉपर तरीके से उनका स्ट्रॉन्ग रिज्यूम होना चाहिए, उसके बाद ही टिकट की दावेदारी वो रखते हैं। तो सर जैसे हाँ, अभी हरियाणा के चुनाव की बात की अभी आपने, तो सर आपने जैसे बोला जी कि चारों पर कांग्रेस पार्टी की अच्छी पकड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा का असर देखने को मिलेगा इन सीटों पर, कुछ हवा में बदलाव होगा। देखिए मतलब सत्ता में रहने का कहीं ना कहीं कुछ फायदे हैं तो कहीं नुकसान भी हैं, लेकिन ये जो सीटें हैं कांग्रेस के, वो उनके अपने जीते हुए प्रत्याशी हैं और लोकसभा के वहां से चुनाव जीते भी हैं, तो उनको मुझे लगता है कि हराना तो बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन साथ ये भी है कि वहां के जातिगत समीकरणों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी क्या जातिगत समीकरण बैठाती है और वो कितने प्रभावी होते हैं। दूसरे सत्ता में होने का एक एडवांटेज तो होता ही है कि सरकार होती है, शासन होता है, तंत्र होता है, तो इसका भी एक जो लाभ सत्ता पक्ष को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने उन क्षेत्रों में, चारों क्षेत्रों में वो कैसे सत्तारूढ़ दल की जो सियासी बिसात है या जो शतरंज में मोहरे बिछाए जाएंगे, उनसे कैसे निपटने में सामर्थ्य होती है या कितना सक्षम है, ये इस बात पर निर्भर करेगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इन चारों सीटों पर कांग्रेस एडवांटेज पोजीशन में तो रहेगी। जी सर, जो चाणक्य नीति है वो तो लास्ट में ही काम करती है, जैसे हरियाणा में काम की थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपसे कहा ना कि सारे जितने भी सफोलॉजिस्ट थे, जितने भी समीक्षक थे, जितने भी पत्रकार थे वहां गए, हालांकि मैं भी एक दिन के लिए वहां गया था, लेकिन और जितना भी देश के सभी लोग ये चर्चा कर रहे थे, लेकिन आखिर में सारे समीकरण बिगड़ गए और वो जो हो गया। लेकिन उसके खाली वही कारण नहीं है, जो चाणक्य की बात भी नहीं है, वहां कांग्रेस की भी अपनी खामियां रही हैं। वहां शैलजा जी और नड्डा साहब, क्या नाम, हुड्डा साहब, इन दोनों के बीच को भले ही राहुल जी ने हाथ ऊपर उठवा दिए हो या मिलवा दिए हो, लेकिन हाथ मिल गए थे लेकिन दिल नहीं मिले थे। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को लेके आपाधापी थी कि इनके कमाए उनके कमाए, उसी में ये चारों खाने चित हो गई कांग्रेस। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने इस मुद्दे पर। अब मैं एक अगली खबर में आपसे बात करना चाहती हूँ। एक रशियन महिला और सत्ताधारी पार्टी की नेता की कुछ खबरें सुनने में आ रही हैं। इससे पहले भी हम लगातार ऐसी खबरें सुन रहे हैं। आखिर क्या है ये खबर और
किस तरीके से वहां की वो जनता को प्रभावित कर रहे हैं, क्या उनका दिमाग पे किस तरीके का असर रहेगा? ये जो रशियन महिला और ये जो नेताजी का जो विवाद सुनने को मिल रहा है, आखिर क्या खबर है ये? वो जो ये चर्चा का विषय राजस्थान में तो अपनी जगह पर व्यापक रूप से है ही, ये पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है राजनीतिक गलियारे में, जो वहां के हैं। तो ये दिल्ली के किसी एक होटल में ये बात सामने आई थी कि शायद उनके कुछ वीडियो वगैरह वायरल हुए और वो वहां के बड़े नेता हैं और मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए तो उसके बाद वो सबसे बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। अब नाम का जिक्र करना तो जब तक कोई चीज ना हो उचित नहीं होगा, लेकिन वो वहां के हैं और इसकी काफी चर्चा और पार्टी हाईकमान तक ये बात पहुंच करी है और उसको चर्चा तो ये भी है कि शायद उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि उसके प्रमाण भी भेजे गए हैं। अभी कांग्रेस ने भी इस पर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी है, विपक्षी दल भी इसको टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन रोमा जी एक ये इतना ही छोड़ दीजिए, अब मध्य प्रदेश में भी ऐसे बहुत से वीडियो आए थे, लेकिन उसका कोई चुनाव पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभी आप छोड़ दीजिए, इसी जब ये इलेक्शन था तो यहाँ पर ही उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के जो विधायक थे उनको उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो वायरल उनको टिकट भी बीजेपी का दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद में वो फिर विड्रॉ हुआ, वहां से उनको हटे। तो अब मुझे लगता है कि राजनीति में ये भी एक अलग ढंग का या एक अलग करैक्टर सामने दिखाई देने लगा है कि जो और विशेष रूप से अन्य राजनीतिक दलों में हो तो चलो बात समझ में भी आती है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चलन की आज से नहीं हमेशा से बात करती रही है। अगर उसके दल पर अगर इस ढंग के आरोप लगते हैं, इस ढंग की कुछ सत्यताएं होती हैं, फैक्ट्स क्या है ये तो जांच के बाद पता लगेगा, ये सब चीजें सामने आएंगी। अभी तो खाली एक राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं हैं, तो उन चर्चाओं के आधार पर ही हम आप इस पे विमर्श कर सकते हैं। तो ये एक अपने आप में एक न केवल शर्मनाक है, बल्कि जो उनके मूल सिद्धांत कह लीजिए, जो चाल चरित्र चलन का उनका सिद्धांत रहा है पिछले 20-25 वर्षों से देख रहा हूं कि वो अपने चुनावी मुद्दों में उसमें चाल चरित्र चलन के बराबर बात करते रहते हैं। तो अब तो ये लगता है कि मुझे राजनीतिक दलों का ये कुछ फैशन सा बनता जा रहा है। लगता है ये उनको एक मतलब ये अगर कहा जाए कि मतलब उनकी जो सीवी है उस सीवी में ये लगता है कि इनकी क्वालिफिकेशन बनती जा रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। कुल मिलाकर राजनीतिक पार्टियों पर इसका असर नहीं होने वाला, ये व्यक्तिगत मुद्दा कहा जा सकता है। नहीं, देखिए रोमा जी, व्यक्तिगत मुद्दा तो निश्चित रूप से है, लेकिन जब आप एक सामाजिक सरोकारों के बीच में आ जाते हैं, जब आप राजनीति में आ जाते हैं, जब एक समाज के एक अलग और ये विशिष्ट हिस्से में आ जाते हैं, तब फिर इस ढंग के अगर आरोप लगते हैं, इस ढंग के कृत्य होते हैं, तो न केवल शर्मनाक होते हैं, लेकिन समाज में भी उसमें उस राजनीतिक दल की, उस व्यक्ति की एक प्रतिष्ठा धूमिल होती है, उससे एक नुकसान पहुंचता है। ऐसा नहीं कि उससे नुकसान नहीं पहुंचता है। ये तो मैंने व्यंग में बात कही कि अब मतलब अगर टिकट आपको लेना है तो उसमें आपकी सीवी में ये एक क्वालिफिकेशन हो गया, ये तो मैंने एक व्यंग में बात कही है कि मतलब आप ये स्थिति होती जा रही है। और ऐसा ही नहीं, ये खाली एक नहीं, सभी जगह ये पहले से भी रहा है, लेकिन इधर ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये इस ढंग के चरित्र ज्यादा देखने को मिल रहे हैं जो एक समाज को न केवल प्रदूषित करते हैं, बल्कि क्योंकि ये तो आइकॉन हो जाते हैं। जब आप एमपी एमएलए होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, तो एक आइकॉन के रूप में देखे जाते हैं समाज के उसमें। अगर आइकॉन का अगर ये कैरेक्टर होगा तो उसका नीचे स्तर पर क्या समाज में मैसेज जाएगा, ये अपने आप में चिंता का विषय है। जी बिल्कुल सर, आपने आज राजस्थान की जो राजनीति है उसको बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।